गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बड़े भाई साहब पाठ का अध्ययन कर रहे थे। अपनी स्पर्श पाठ पुस्तक के पाठ एक बड़े भाई साहब पाठ का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने देखा किस प्रकार अभी तक की कहानी में कि किस प्रकार बड़े भाई साहब छोटे भाई को उपदेश देते रहते हैं और हमेशा बड़े भाई साहब कक्षा में फेल होते हैं और छोटा भाई आगे निकल जाता है। इस बार भी देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे ही हुआ, पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऐसा ही हुआ कि फिर सालाना इम्तहान का रिजल्ट निकलता है और बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं, छोटा भाई यानी लेखक पास हो जाते हैं। बड़े भाई साहब को दुखी और रोते हुए देखकर लेखक को अपने पास होने की खुशी नहीं होती। लेखक सोचते हैं कि काश मैं भी फेल हो जाता तो अच्छा रहता। तो बच्चों, अब आगे पाठ में देखिए क्या होता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर। देखिए, कक्षा में जो थे 3 क्लास आगे पीछे, अब एक ही दर्जा, दो साल फेल हो गए बड़े भाई साहब। अब उन लोग की कक्षा में एक ही दर्जे का यानी एक ही क्लास का अंतर रहता है। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, लेकिन मैंने इसको दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के लिए विचार से ही डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। देखिए, जब बड़े भाई साहब को फेल होते देखते हैं तो लेखक का कुटिल मन, यानी भाई ही हैं लेकिन उनके मन में, अंतर मन में क्या बात आती है कि एक साल और बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं तो हम लोग दोनों लोग एक ही कक्षा में हो जाते हैं, यानी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जो बड़े भाई साहब मेरी फजीहत करते हैं, यानी हमको जो डांट फटकार लगाते हैं आए दिन, वो डांट फटकार वो ना लगाते। लेकिन फिर ये मन में सोचते हैं, फिर उनका अंतर मन ये सोचता है नहीं नहीं, वो जो भी करते हैं, डांटते हैं, जो भी करते हैं वो मेरी भलाई के लिए करते हैं। और अगर हो सकता हो उनकी डांट टपट का ही ये नतीजा है कि जो मैं इतने अच्छे नंबरों से हर साल परीक्षा में अव्वल आता हूँ या प्रथम आता हूँ, अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए और कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। देखिए, 2 साल जब बड़े भाई साहब फेल हो गए तो नरम पड़ गए, यानी वो डांटना थोड़ा कम कर दिए, क्योंकि बोलेंगे तो खुद तो फेल होते हैं, कुछ जवाब उनको मिल जाएगा, इसलिए वो खुद धीरज धरने लगे और कम बोलने लगे। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार न रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। माझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट को की तैयारियां और आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल हो जाती। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। भाई साहब को यह संदेश नहीं होने देना चाहता कि मैं आपका लिहाज नहीं करता, लेकिन अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए और ये स्वच्छंद हुए, यानी छोटे भाई, और सोचे कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी किस्मत तकदीर बलवान है और मुझे तो पास होना ही है। और वो अपनी बड़े भाई साहब का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो एक नया शौक पाल लेते हैं, कनकौवे उड़ाना, यानी कनकौवे पतंग को बोला गया है प्रस्तुत पाठ में। तो पतंग उड़ाने का नए शौक पाल लेते हैं, कन्नी बांधना, मांझा देना, छुड़ैया देना, ये सब तरह तरह का जो पतंग का सारे टेक्निक है वो सब सीखते हैं
और उसका टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। वो छुप छुप के बड़े भाई साहब से करते हैं और कि वह उन्हें संदेह भी न होने दें कि मेरे नहीं देना चाहते हैं कि उनकी नज़रों में की लिहाज जो है कम हो गया है, उनका डर मेरे में नहीं है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवे लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसपास की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, आकाशगामी पथिक की ओर यानी जो पतंग उड़ रही थी उस पर। एक दिन लेखक बताते संध्या के समय में जा रहा था तो एक कनकौवे लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा था। तो मेरी निगाह जब पतंग के लिए दौड़ा था तो मेरी निगाहें कहाँ थी? आकाशगामी पथिक यानी जो ऊपर पतंग उड़ रही थी उसकी तरफ थी, जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था। पतंग की ओर यानी झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर यानी पतंग आसमान में उड़ रही थी और जब उड़ते उड़ते कट गई तो वो कटने के बाद ऐसा धीरे 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 नीचे आ रही है धरती पर कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई आत्मा जो है स्वर्ग से नीचे नए संस्कार ग्रहण करने के लिए आ रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़ूदार बांस लिए स्वागत करने को दौड़े आ रहे थे। बालकों की एक सेना और डंडे डंडे लेकर के उसमें फंसा के हम उसको लूट लेंगे, उनकी सेना जो है दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। अब देखें कि लेखक की वहाँ पर सब कुछ सारे लोग पतंग को उड़ा रहे हैं, के पीछे दौड़ रहे हैं। न वहाँ मोटर है, न गाड़ी है, न ट्राम है, न कुछ है। सारे लोग पतंग जो है उसके पीछे दौड़ रहे हैं और किस ऊपर देख करके पतंग को देख करके। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले की कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इतना भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना पड़ता है। डांटने लगते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे, छोटी क्लास में पढ़ने वाले, इनके साथ तुम पतंग उड़ा रहे हो, खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती हो? अब तुम छोटे क्लास में नहीं पढ़ते, तुम 8वीं जमात में यानी कक्षा 8 में पढ़ने लगे हो और तुमको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, इनके साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसा बोल करके बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटने लगते हैं। सहसा भाई साहब से मेरी एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। अब देखिए उपदेश देना स्टार्ट कर दिए बड़े भाई साहब। 8वीं दर्जा में वो पढ़ते थे तो उनको उपदेश देने लगे कि एक जमाना था कि 8वीं दर्जा पास लोग भी नायब तहसीलदार हो जाते थे। 8वीं दर्जा पास लोग भी नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने भी मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती से काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं है, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष ही हो जाओगे और शायद 1 साल बाद
मुझसे आगे भी निकल जाओगे। देखिए, बड़े भाई साहब को समझाते हैं कि अगर यही हाल रहा, कक्षा 8 के लोग कितने बड़े तहसीलदार हो जाते हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट हो जाते हैं मिडिल पास करने के बाद, और तुम जो है यहाँ पर तुम्हें अपने आत्मगौरव का बात सम्मान नहीं है, तुम इन लोगों के साथ खेल रहे हो। और मैं जानता हूँ कि अभी तुम मेरे से पीछे थे, मेरे साथ आ गए, मेरे बराबर भी आ जाओगे, मेरे से आगे भी बढ़ जाओगे पास हो के, जो आजकल की शिक्षा है, जो हाल है। लेकिन मैं तुमसे क्या 5 साल बड़ा हूँ, जब भी है तो मैं क्या रहूँगा, मैं ही बड़ा रहूँगा। तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे क्लास में आ जाओगे, 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझमें और तुझमें 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता है। बोलते हैं कि ये जो पढ़ाई में तुम आगे निकल जाओ, साथ में हो जाओ, लेकिन ये जो अंतर है वो ईश्वर भी नहीं मिटा सकता है। कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए और डी.फिल और डी.लिट भी क्यों न कर लो। ये बड़ी पढ़ाइयों के बारे में है, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, डी.लिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ये सारी पढ़ाइयों के संक्षेप में नाम दिए गए हैं कि बड़ी बड़ी पढ़ाइयों को भी पढ़ लोगे तो भी तुम मेरे से आगे नहीं जाओगे, मैं ही बड़ा कहलाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे 5 वर्ष बड़ा हूँ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, और दर्जा भी शायद पांचवी छठी जमात तक से आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों, चाहे हमारी दुनिया हो कि विद्या पढ़ लें, मतलब हमारे जो मम्मी पापा थे वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको जीवन का अनुभव था, इसलिए वो हमसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान थे और अच्छे से अपना काम करते थे। अम्मा और दादा को हमें समझाने और बुझाने का अधिकार हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि हम अम्मा बाबा हमसे कम, भाई साहब को समझाते, बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हैं कि अम्मा बाबा कम पढ़े लिखे थे, तो इसका मतलब है कि उनको समझाने का अधिकार नहीं है, उनको जिंदगी भर हमें समझाने का अधिकार है। उसी प्रकार जिस प्रकार अम्मा दादा को है, उसी प्रकार मैं भी तुमसे बड़ा हूँ, चाहे तुम मेरे क्लास में आगे भी चले जाओ कक्षा में मेरे से, फिर भी मैं तुम बड़ा हूँ 5 साल, तो तुमको समझाऊंगा ही। तो अपने माता पिता का जिक्र करते हैं। अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, यानी अनुभव, तजुर्बा मतलब अनुभव है, और रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा दुनिया देखे हैं। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। बोले ज्ञान पढ़ाई से संबंधित नहीं, उनको पता होगा कि 8वें हेनरी कौन थे, लेकिन दुनियादारी का तजुर्बा वो हमसे ज़्यादा जानते हैं और हमसे तुमसे अच्छा जानते हैं। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहवास हों, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। ठीक है, तो बताते हैं कि अगर तुम यहाँ अकेले हॉस्टल में रह रहे हैं, अगर बीमार पड़ जाए तो हम लोग घबरा जाएंगे, लेकिन दादा अपने पिताजी को बोलते हैं कि वो रहे, अगर उनको बीमार पड़ जाए तो अपना घरेलू इलाज करेंगे, नहीं सब ठीक होंगे तो डॉक्टर को बुलाएंगे और उसको ठीक करके ही रहेंगे, अपने हिसाब से वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 दिन तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई के मुंह से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे से दादा ने अपनी उम्र का बड़ा
भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। बोलते हैं हम लोग तो एक छोटी सी गृहस्थी हम लोग की 2 लोग की नहीं चल पाती कि जो हम 1 महीने का खर्च लेते हैं वो 20-22 दिन में ख़त्म करते हैं, फिर धोबी से मुंह छुपाते हैं, जो भी लोग नाई से मुंह छुपाते हैं, पैसे नहीं दे पाते हैं, और दादा दादी जो है उसी पैसे में अपना अच्छे से घर भी चलाते रहे और ज़रूरत से जहाँ जाना पड़ता रहा, जहाँ पे पैसे रुपए खर्च करने पड़ते थे वहाँ उन लोगों को देते भी थे, अपनी इज्जत और नेकनामी के साथ निभाते थे और कुटुंब का यानी परिवार का पालन करते थे, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब जी को ही देखो, अपने बोलते 9 आदमी का खर्चा मम्मी पापा माँ पिताजी जो है कैसे चलाते थे। फिर एक उदाहरण और देते हैं बड़े भाई साहब अपने हेडमास्टर जी का, कि अपने हेडमास्टर जी किसको, अपने छोटे भाई को, कि अपने हेडमास्टर जी का देखो एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम वो न मानोगे तो मैं थप्पड़ मार दूं। थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। देखिए वो तरह तरह का उदाहरण देते हैं कि अपने माता पिताजी का उदाहरण देते हैं कि वो लोग कम पैसे में घर चलाते रहे और हम लोगों को दुनिया का तजुर्बा नहीं, अनुभव नहीं, इसलिए हम लोग को भेजे हुए पैसे 20-22 दिन में ख़त्म कर देते थे और लोगों से कर्जदार बन के घूमते थे। और हम लोगों के माता पिताजी कम पैसों में ही रिश्तेदारी भी देखना और खाना भी खाना 9 लोग का पूरा खर्च भी चला लेते थे। फिर एक उदाहरण बड़े भाई साहब अपने हेडमास्टर जी का देखते हैं कि वो एमए पास थे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े थे, लेकिन फिर भी जो अपनी गृहस्थी चलाते रहे तो वो कर्जदार थे। लेकिन जब उनकी माँ आई, अपने घर का प्रबंध सारा उनके हाथ में सौंप दिया, तो उनकी गृहस्थी, घर की गाड़ी अच्छे से चलने लगी। तो बोलते हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम पढ़ लोगे तो हमसे आगे निकल, मौके पर हम तुमको थप्पड़ भी मार सकते हैं सही राह पे लाने के लिए। मेरी बात तुम्हें जहर लग रही होगी, जहर यानी कड़वी, कड़वी लग रही होगी, तुम्हें बातें मेरी जहर लग रही हैं। मैं उनको इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मैं उनकी इस नई युक्ति से जो बात बताएं लेखक बोलते हैं उससे मैं नतमस्तक हो गया, यानी अपने सिर को झुका लिया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न है। लघुता यानी छोटा, लेखक है आज हमें पता चला कि हम छोटे हैं और मेरे भाई साहब हमारे से बड़े हैं। उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उससे कहने का अधिकार है। लेखक उनके आगे सिर झुका लेते हैं और कहते हैं कि बड़े भाई साहब से, भाई साहब आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब सत्य कह रहे हैं, आपको यह कहने का अधिकार है क्योंकि आप मेरे से बड़े हैं। बड़े भाई साहब से बोलते हैं। संयोग से उसी वक्त एक भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। देखिए बड़े भाई साहब कहते हैं कि मेरा भी मन करता है पतंगे उड़ाने का, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को क्या करता हूँ, दबा के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे ही कनकौवे उड़ाऊंगा, दिन रात खेलूंगा, तो तुम्हारे लिए मुझे आदर्श बनना है, बड़ा भाई हूँ, तो तुमको सही राह पर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को, तुमको आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें सही मार्ग पर चलाने के लिए मैं अपनी इच्छाओं को दबाता हूँ, क्योंकि मेरा भी मन एक बच्चा है, मेरा भी मन करता है ये सब करने का। उसको लेखक को गले लगा करके बड़े भाई साहब बोलते हैं।
लेकिन कहते हैं कि मेरे सर पे एक कर्तव्य है कि तुमको सही राह पर ले जाना। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ गए। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। लेखक बोलते हैं कि अभी बड़े भाई साहब हमको सब समझा रहे थे कि सारी बातें, कि मेरा भी मन करता है कनकौवे उड़ाने का, मेरा भी मन करता है खेलने कूदने का, लेकिन मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं बड़ा हूँ। तुमको सही राह पर ले जाने के लिए मैं सब अपनी इच्छाओं को दबा के रखता हूँ। और लेखक बोलते ये बात करते हैं और अपने छोटे भाई को अपने गले से लगाते हैं। तभी देखते हैं कि अचानक एक कनकौवा उड़ता हुआ ऊपर से, यानी पतंग उड़ती हुई ऊपर से जा रही है। उसे देख करके वो बड़े भाई साहब उछल करके उसकी डोर को पकड़ लेते हैं। उछल कर उसकी डोर को पकड़ ले और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसको पकड़ के बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, यानी पतंग पा गई खुशी में। और लेखक बोले मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि लेखक यानी बड़े भाई साहब के मन में भी एक बच्चा था। अपने मन की इच्छाओं को वो दबा करके रखे थे। किस लिए रखे थे? कि बड़े भाई साहब अपनी इच्छाओं को इसलिए दबाए थे कि अपने छोटे भाई को सही मार्ग दिखाएं। उस सच्चा मार्गदर्शक बनने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाया और छोटे भाई को सही मार्ग पर ले गए। बच्चों, आज हम लोग का पाठ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आप बच्चों घर पर कहानी अच्छे से पढ़ करके आएंगे, जिससे हमको अभ्यास के प्रश्नों को करने में सुविधा हो, हम लोग अच्छे से सारे प्रश्नों को हल कर सकें। बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।